हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम आपको याद हो गया होगा, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसमें हम पढ़ रहे हैं परागण के बारे में। और परागण का मतलब होता है परिपक्व परागकोश से निर्मुक्त परागकणों का स्त्री केसर के बढ़ती काग्र वाले भाग पर पहुंचना, यह कहलाता है परागण। परागण 2 प्रकार का होता है, यह भी आपको हम बता चुके हैं। एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। जब किसी एक पादप का परागकण उसी पादप के पुष्प की बढ़ती काग्र पर पहुंचता है तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। लेकिन दूसरा होता है परपरागण। तो हम परपरागण के बारे में पढ़ रहे थे। परपरागण, जिसको हम कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण का मतलब होता है कि जब किसी एक पादप के पुष्प का परागकण उसी प्रजाति के किसी दूसरे पादप के पुष्प की बढ़ती काग्र पर पहुंचता है, यानी स्थानांतरित हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं परपरागण। अब देखिए, ये जो परपरागण है, इस परपरागण की विशेषता होती है कि ये परपरागण जिस माध्यम से होता है उसे एक प्रकार से कारक या एजेंट कहा जाता है। तो इस आधार पर देखिए, परपरागण जो है जैविक कारकों के द्वारा, यानी जीवित भागों के द्वारा या जीवित जीवों के द्वारा भी होता है, और निर्जीव यानी अजैविक माध्यम के द्वारा भी होता है। अब अजैविक माध्यम के रूप में मुख्य रूप से वायु है, जल है, जबकि जैविक जो है वो मुख्य रूप से कीट है। तो हम यहां परपरागण की विधियां या प्रकार पढ़ रहे थे। तो परपरागण के प्रकार, परपरागण में देखिए, सबसे पहले हमने कल पढ़ा था वायु परागण। ठीक है, इसमें आपको हमने बताया कि जब परागकण जो है वायु के द्वारा एक पादप के पुष्प से दूसरे पादप के पुष्प पर पहुंचता है, तो उसे हम कहते हैं वायु परागण। जिन पादपों में वायु परागण होता है, उन पादपों के अंदर जो पुष्प बनते हैं, ये पुष्प संख्या में बहुत ज्यादा बनते हैं। ये पुष्प छोटे होते हैं। साथ में पुष्प जो है वो गुच्छे के रूप में या समूह के रूप में बने हुए इकट्ठे होते हैं, यानी विकसित होते हैं। ये पुष्प सामान्यतः देखने में आता है कि ये रंगहीन होते हैं और गंधहीन होते हैं। साथ में ये इतने आकर्षक नहीं होते जितने कीट परागित पादपों के पुष्प होते हैं। इन पुष्पों के अंदर देखें तो इनकी जो बढ़ती काग्र है, ये वर्तिका शाखित अवस्था में होती है, उभरी हुई अवस्था में होती है, एवं यूं कह सकते हैं कि ये एक तरह से बुरुश के समान बॉर्डर बनाए हुए होती है, जिससे कि वायु के अंदर उड़ते हुए परागकणों को आसानी से ग्रहण कर सके। साथ में देखिए, घास के अंदर देख सकते हैं, गेहूं के अंदर आप देख सकते हैं, मक्का के अंदर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बढ़ती काग्र उभरी हुई होती है।
और इनके अंदर जो परागकण बनते हैं, इन परागकणों की विशेषता होती है कि ये छोटे होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं, शुष्क अवस्था में होते हैं, और ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में बनते हैं, जिससे कि कुछ परागकण परागण की क्रिया में सफलता प्राप्त कर सके। तो इस तरह से ये वायु परागण जो है करने वाले पादपों की ये विशेषता होती है। अब हम बात करेंगे दूसरा, जल परागण। जल परागण, देखिए जल के माध्यम से जब परागण की क्रिया होती है तो उसे जल परागण कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी हम एक तरह से आप परिभाषा लिख सकते हैं, जब परागण क्रिया जल के माध्यम से होती है तो उसे जल परागण कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, जल परागण। अब देखिए ये जल परागण की, या यूं कह सकते हैं कि ये जो जलीय पादप होते हैं उनके अंदर ये क्रिया होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जो जल में रहने वाले या जलीय पादप होते हैं उनके अंदर जल परागण होता है, ये ऐसा आवश्यक नहीं है। देखिए जल परागण की जो क्रिया है ये कुछ कह सकते हैं कुलों के पादपों में ही होती है। वर्तमान में अगर देखें तो 30 से भी ज्यादा या 30 के लगभग जो है जलीय पादपों के जो कुल हैं उनके अंदर इस प्रकार की क्रिया होती है। ज्यादातर ये पादप जो होते हैं ये एक बीजपत्री होते हैं। ठीक है, अब हमने एक बात और करें, जैसे जल परागण, देखिए जो ये शैवाल हैं, ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप हैं, या फिर टेरिडोफाइटा वर्ग के पादप हैं, जो कि हमारे आवृतबीजी पादप पुष्पीय पादप नहीं है। इनमें क्या होता है कि जो लघु बीजाणु धानी बनती है, उस लघु बीजाणु धानी से लघु बीजाणु बनते हैं, उनको पुमर्णु कहा जाता है, और ये लघु बीजाणु धानियों से निकल करके पानी में मुक्त कर दिए जाते हैं, और इनके अंदर जो मादा जनन भाग है वो स्त्री धानी के रूप में होती है। तो पानी में तैरते हुए ये पानी में तैरते हुए जो पुमर्णु होते हैं ये इस स्त्री धानी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और निषेचन की क्रिया हो जाती है। तो यहां जल की आवश्यकता होती है, जल के माध्यम से ही होते हैं। लेकिन ये जो आवृत बीजी पादप होते हैं, देखिए हम एक तरह से उन शैवालों के बारे में बताते हैं कि जैसे ये यहां लघु बीजाणु धानी है, लघु बीजाणु धानी, इससे ये लघु बीजाणु बनते हैं, यानी एक तरह से पुमर्णु बनते हैं। ठीक है, अब मादा जनन संरचना के रूप में स्त्रीधानी होती है। इसमें यहां देखिए ये गिरीवा नाल कोश, ये 4 कोशिकाएं होती हैं, इनको कहते हैं गिरीवा नाल
कोशिकाएं। ये यहां पर एक कोशिका होती है, इसको कहते हैं अंडधा नाल कोशिका। ये हम बता रहे हैं ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा वर्ग पर, यहां होती है अंड कोशिका। ठीक है। अब जब निषेचन होना है उससे पहले क्या होता है, ये नष्ट हो जाती है। और केवल यहां ये अंड कोशिका रह जाती है। ठीक है। ये पानी में तैरता हुआ यहां चला जाता है जल के माध्यम से। ठीक है। तो इस तरह से ये जो रिक्सिया, ये कह सकते हैं ये शैवाल होते हैं, ब्रायोफाइटा वर्ग के पादप होते हैं, टेरिडोफाइटा वर्ग के पादप होते हैं, इनमें जो नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है तो वो जल के माध्यम से ही पहुंचता है। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं आवृतबीजी पादपों के बारे में। तो देखिए आवृतबीजी पादपों में ये जल परागण किस तरह से होता है। अब देखिए ये जलीय जो पादप होते हैं, ये जलीय पादप दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जलीय पादप, एक तो होते हैं जल निमग्न पादप, और दूसरे होते हैं जल प्लावी पादप। देखिए जल निमग्न पादप तो उनको कहा जाता है जो पूरी तरह से जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं। इन जल निमग्न पादप जो होते हैं इनमें परागकण जल के माध्यम से ही स्त्री केसर की बढ़ती काग्र पर पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पादप बाहर रहता ही नहीं है। जब परिपक्व हो जाता है तो उससे परागकण बनते हैं और पानी में ही वो मादा स्त्री केसर वाले भाग तक पहुंचते हैं। लेकिन जो जल प्लावी पादप होते हैं, जो जल के ऊपर तैरने वाले पादप होते हैं, जैसे कमल है, इनमें क्या होता है कि पत्तियां पानी में तैरती रहती हैं। अब पुष्प खिल जाते हैं, यानी तो इनमें जैसे और पुष्पों में वायु के द्वारा कीटों के द्वारा परागण हो सकता है, उसी प्रकार से इन जल प्लावी पादपों में क्या होगा, इनके अंदर भी वायु के द्वारा और कीटों के द्वारा परागण हो जाता है। अब देखिए यहां एक विशेष प्रकार के पादप के बारे में बताया गया है। एक होता है बेलिसनेरिया। बेलिसनेरिया, इसका प्रैक्टिकल में भी आपको इस तरह का एक प्रश्न आता है, बेलिसनेरिया में परागण की क्रिया किस तरह से होती है। बेलिसनेरिया बेलिसनेरिया में परागण, ये इस तरह का पादप है। बेलिसनेरिया एक तरह से एक जल निमग्न पादप है, पानी के अंदर डूबे रहने वाला पादप है, और ये एक तरह से एक लिंगी पादप होता है और ताजा पानी के अंदर रहने वाला है। ताजा का मतलब होता है ये एक तरह से अलवणीय जल में उगने वाला पादप होता है। इसमें क्या है कि नर पादप के अंदर नर पुष्प बनते हैं और मादा पादप के अंदर मादा पुष्प बनते हैं, जो कि एक तरह से नर पादपों में पहले परिपक्व हो जाते हैं नर पुष्प, और मादा पादप में पुष्प जो है वो बाद में परिपक्व होते हैं। इसकी देखिए इस तरह की स्थिति होती है, ये यहां से इसकी जड़ें निकली हुई हैं,
और इससे इस तरह की फीते के समान, रिबन के समान पत्तियां निकली रहती हैं इस तरह से। अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ये जो मादा पुष्प है, ये यहां इसका पुष्परंध्र जो है वो इस तरह से उभरा हुआ होता है, इससे निकले हुए रहते हैं ये। और ये पानी में तैरते रहते हैं सतह पर। इसमें नर पादप जो होता है, इससे जो नर पुष्प बनते हैं वो पहले से ही यहां पर एक तरह से ये तैरते रहते हैं। ये पुंकेसर है इस तरह, और ये शुरू में तो बंद रहते हैं। अब ये इसमें से जो परागकण मुक्त होते हैं, ये परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं और ये पुष्प जो है वो वापस जो है अंदर चला जाता है। एक बार दोबारा सुनिएगा कि बैलिस्नेरिया जो है एक जलीय पादप होता है। ये जल निमग्न पादप है, स्वच्छ जल में उगने वाला पादप होता है। इसमें नर पौधा अधिक संख्या में नर पुष्पों को उत्पन्न करता है। ये कुपूर्वता की स्थिति होती है। इसमें क्या होता है कि नर जो पुष्प हैं वो पहले परिपक्व होकर के और ये पानी की सतह पर छोड़ दिए जाते हैं, टूट करके आ जाते हैं और पराग कणों को ये मुक्त करते हैं। मादा पादप से जो मादा पुष्प बनता है उसकी विशेषता होती है कि इसके अंदर जो है इसका जो पुष्प ब्रंथ है वो लंबा होता है, कुंडित अवस्था में होता है, और ये मादा पुष्प है। तो ये तो है नर पुष्प और ये है मादा पुष्प। अब जब ये पानी में तैरती हुई ये जो मादा पुष्प है ये इसके संपर्क में आता है तो नर पुष्पों से जो पराग कण मुक्त होते हैं ये इस मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं और एक तरह से परागण की क्रिया हो जाती है। तो जल की कह सकते हैं सक्रियता के कारण ऐसा हो जाता है और जैसी परागण हो जाता है मादा पुष्प जो है वो वापस अंदर की तरफ आ जाता है। तो इस तरह के जो परागण की क्रिया है, ये परागण की क्रिया आप बैलिस्नेरिया के अंदर देख सकते हैं। इसके अलावा एक होता है समुद्री घास। इनमें क्या होता है कि पादप जो है वो जल की सतह पर बना रहता है और कीटों के द्वारा या वायु के द्वारा जो है वो परागण की क्रिया हो जाती है। तो इस तरह से जल के माध्यम से जब परागण की क्रिया होती है तो इसको हम जलीय परागण कहते हैं। और ये आवश्यक नहीं है कि सभी जलीय पादपों में जल के द्वारा ही परागण हो, क्योंकि इसके वायु के द्वारा भी हो जाता है और कीटों के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अजैविक कारकों के द्वारा परागण की क्रिया। सॉरी, अजैविक कारक तो हम पढ़ चुके हैं, जैविक कारकों के द्वारा। जैविक कारक, अब देखिए जैविक कारक के रूप में मुख्य रूप से कीटों के द्वारा परागण होता है, कीट परागण। ठीक है, देखिए सबसे पर परागण की जो क्रिया होती है ये क्रिया मुख्य रूप से कीटों के द्वारा ही होती है। और कीट परागण में भी जो मुख्य रूप से जो कीट होते हैं जैसे मधुमक्खी हैं, मधुमक्खियां, इसके अलावा तितली, भौरे यानी बर जो मक्खी कहते हैं भौरे, ये इस क्रिया को मुख्य रूप से मधुमक्खियां जो होती हैं वो इस परागण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा देखिए आपको हमने पहले ही बताया था कीट परागण, इसमें जैविक परागण में चमगादड़ के द्वारा भी होता है
पक्षियों के द्वारा भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा होता है। ठीक है। अब कीट परागण किसे कहते हैं? तो जब पराग कणों का एक पादप से दूसरे पादप के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण किया जाता है तो उसे कीट परागण कहते हैं। ठीक है। कीटों के द्वारा जब ये कार्य किया जाएगा तो कीट परागण कहलाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब देखिए, जिस तरह से वायु के द्वारा परागित पौधे जो होते हैं उनमें विशेषता होती है, उसी तरह से जिन पादपों में कीटों के द्वारा परागण होता है वो कुछ विशेष गुण रखने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसे आपने नोट कर लिया। अब आता कीट परागण। तो कीट परागित जो पौधे होते हैं उनके अंदर पुष्प जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े आकार के होंगे तभी जाकर के उनके अंदर पुष्प आकर के बैठेंगे, आकर्षित होंगे और परागण की क्रिया को संपन्न करेंगे। नोट कर लिया आपने। अब हम बात कर रहे हैं कीट परागण। कीट परागित पादपों में पुष्प बड़े, रंगीन एवं गंध युक्त तथा मकरंद युक्त बनते हैं, जिससे कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं। देखिए, कीट परागित जो पादपों में पुष्प जो है वो बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं एवं गंध युक्त होते हैं, साथ में मकरंद युक्त बनते हैं, जिससे कि कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं। देखिए, कीट जब आएगा तभी जाकर के परागण की क्रिया होगी। तो इन पादपों में क्या होता है कि कीटों को आकर्षित करने के लिए सभी विशेषताएं होती हैं। जैसे पुष्प बहुत ज्यादा रंगीन होता है, बड़े साइज का होता है, साथ में उसमें गंध भी आती है, गंध से कीटे आकर्षित होते हैं, साथ में उसमें मकरंद जो कि एक तरह से एक कीटों के लिए पोषक पदार्थ होता है। कीट उस मकरंद को प्राप्त करने के लिए पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं और परागण की जो क्रिया है उसको करते हैं। परागण की क्रिया क्योंकि जब कीट एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर आकर के बैठेगा तो आसानी से परागण की क्रिया हो जाती है। तो ये विशेष बात। देखिए, वायु परागित पुष्प जो इतने आकर्षक नहीं होते जितने कौन से होते हैं, ये होते हैं
कीट परागित पुष्प होते हैं। ठीक है, अब इसमें यहां एक उदाहरण लें जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है, साल्विया में कीट परागण कैसे होता है। इसका उदाहरण है साल्विया। देखिए साल्विया में क्या होता है कि इसके अंदर इस तरह का पुष्प होता है कि ये तो है ऊपरी दल, ये है नीचे का दल। इसमें यहां दो, एक वर्तिकाग्र होती है जो इस तरह से ये ओवरी हुई रहती है, और दो पुंकेसर होते हैं। अब कीट जैसे ही इसमें आकर के बैठता है, देखिए ये पुष्प की विशेषता है, ये ऊपरी दल, ये है निचला दल, ये है वर्तिका और ये है वर्तिका और ये है पुंकेसर। ये साल्विया का पुष्प है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इस पुष्प में ये यहां पुंकेसर है। अब कीट इसमें आकर के बैठता है, अब ये जैसे इसमें जाता है ये टकराता है, तो इसके जो परागकण हैं, ये परागकण इसके शरीर से चिपक जाते हैं। ठीक है, अब यही कीट जब दूसरे पुष्प में प्रवेश करता है तो ऐसी स्थिति में ये जो वर्तिका है, अब मान लीजिए ये कीट इससे बाहर निकलेगा, इस पर परागकण आ गए, तो अब ये दूसरे पुष्प में जब प्रवेश करेगा तो ये वर्तिका उसके शरीर से टच करेगी, और वर्तिकाग्र जब टच करेगी तो ये जो परागकण है ये वाले, ये परागकण इस पर चिपक जाते हैं, यहां चिपक जाते हैं, ऐसे क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। तो देखिए साल्विया के अंदर परपरागण की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो ये एक तरह से साल्विया का जो पुष्प होता है वो द्विओष्ठीय होता है, दो होठों के समान संरचना होती है। इसमें ऊपर की तरफ ऊपरी दल होता है, नीचे का दल जो है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, यहां इस तरह से चौड़ा होता है जिससे कि आसानी से इस पर कीट आकर के बैठ सके। और इसमें वर्तिका जो है, स्त्री केसर वाला भाग जो है लंबा होता है, वर्तिका एक तरह से झुकी हुई रहती है, दो इसमें पुंकेसर होते हैं। और ये कीट जब इनके अंदर आकर के आता है अंदर, और कीट किसके लिए आता है, मकरंद प्राप्ति के लिए आता है, तो जैसे ही आता है ये इसके टच होता है, ये टच होते ही ये लीवर विधि की तरह ये पुंकेसर जो है ऊपर नीचे होने लगते हैं, और इनमें ये जो पराग कोश है, इस पराग कोश से परागकण मुक्त हो जाते हैं और इस कीट के शरीर की जो ऊपरी सतह उस पर बिखर जाते हैं। यही कीट जो है जब किसी दूसरे पुष्प की वर्ती अंदर प्रवेश करता है तो उसके शरीर पर उपस्थित जो पहले से जो परागकण है एक पादप के, वो उस वर्तिकाग्र के संपर्क में जैसे ही आते हैं वो उससे चिपक जाते हैं, और चिपक जाते हैं ऐसे क्या हो जाता है, परागण की क्रिया हो जाती है। तो कीट परागण जो है इसके और भी कई उदाहरण हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि सरसों के खेत में, क्योंकि सरसों के जो पुष्प होते हैं उनमें मकरंद ग्रंथियां होती हैं और वहां पर मधुमक्खी पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन किया जाता है क्योंकि मधुमक्खी वहां पर कृत्रिम तरीके से कृत्रिम छत्ते लगा करके रख करके, जो कि लकड़ी के बॉक्स होते हैं, तो उनकी सहायता से वो मधुमक्खियां वहां पर आती हैं,
परागण की क्रिया में भी सहयोग रहता है। और जिन पादपों में मधुमक्खियों के द्वारा, यानी कह सकते हैं मधुमक्खी से दोहरा लाभ होता है कीटों से। एक तो देखिए मधुमक्खी पालन से शहद और मोम की प्राप्ति होती है, और दूसरी बात परागण की क्रिया भी जिस फसल में हम या जिस पौधे में इसका पालन करते हैं तो वो फसल में परागण जब ज्यादा होगा तो एज ए उत्पादन भी ज्यादा होता है। इसके अलावा देखिए कीट परागत एक युक्का का पादप होता है। युक्का, इसमें क्या होता है कि पुष्प इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर परागण की क्रिया नहीं हो पाती है सामान्य रूप से। तो इनमें क्या है कि जो शलभ होते हैं, कीट होते हैं, वो अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए इन युक्का के पादपों के अंदर आते हैं, पुष्पों में आते हैं, और पुष्पों में जैसे आते हैं वो अपने अंडों को रखते हैं जिससे कि उनको सुरक्षित रखा जा सके। तो वो अंडे जो हैं जब देने के लिए आते हैं तो उनके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब एक युक्का के पादप से दूसरे पादप के अंदर पुष्प प्रवेश करता है ये शलभ यानी कीट जो है, तो वो परागण की क्रिया कर देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कीट जो होते हैं ये परागण की क्रिया करते हैं। इसी प्रकार से आप अंजीर के अंदर देख सकते हैं। अंजीर में क्या होता है कि पुष्प जो है समूह के रूप में होता है, साइक्लोन पुष्पक्रम होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अंजीर के पुष्प में ये जो कीट हैं ये आते हैं किसके लिए, अपने पोषण प्राप्ति के लिए और साथ में अपने अंडों को वहां सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन बदले में वो क्या करते हैं, परागण की क्रिया में भी सहयोग देते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कीटों के द्वारा परागण की क्रिया की जाती है। तो कह सकते हैं कि ये जो कीट परागण है इसके लिए मकरंद दिया जाता है पोषण के रूप में। एक प्रकार से कीटों को पुष्प आकर्षित करते हैं, प्रलोभन देते हैं, और कीट परागण की क्रिया जो है इस तरह से होती है। ठीक है, तो आज हमने जल परागण के बारे में पढ़ा, कीट परागण के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम इससे आगे की जो चीजें हैं कि ये पर परागण किस प्रकार से लाभकारी है, इसकी क्या अच्छाइयां हैं, इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और आप घर बैठे हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके।